हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। फिजिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे आरबीएससी क्वेश्चन बैंक की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज, राइट। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो 1 मार्क्स का सेक्शन ए, 1 मार्क का सेक्शन बी और 1 मार्क का सेक्शन 3 मार्क्स का था सेक्शन सी। अब सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं जो है 4 मार्क्स का। अब सेक्शन डी और सेक्शन ई में आपको ये पता लगेगा कि हमारे फिजिक्स के चैप्टर में से जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बड़े क्वेश्चन जो आते हैं, वो कौन से चैप्टर्स में से आते हैं। ये जो मेजर क्वेश्चन वाला पार्ट है ये कुछ सिलेक्टेड चैप्टर में से ही आपको मिलता है। आप जैसा कि प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के पेपर उठा के देखोगे तो जो मेजर क्वेश्चन बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस थ्योरम से बनता है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, गैलोमीटर वगैरह उस चैप्टर से बनता है। फिर आता है रे ऑप्टिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि उसमें टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप वगैरह है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर। तो ये कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपको इसमें पता लगेंगे कि मेजर क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर में से बनता है 4 नंबर का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन डी का, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का है, व्हाट आर पीएन जंक्शन, एक्सप्लेन द एक्शन दैट टेक्स एट द टाइम। ये तो थर्ड क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरह से ही, obtain the characters curve in the forward and reverse bias PN junction diode by making the experimental circuit diagram, also draw diagrams of the obtained curve। पहला क्वेश्चन दे दिया आपको PN जंक्शन के मतलब डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को। फिर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो डिस्क्राइब वर्किंग बाय ड्राइंग अ सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो दूसरा दे दिया आपको फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो दूसरा आपको फुल वेव रेक्टिफायर दिया है और तीसरा आपको दे दिया What are PN junction, explain the action that takes place at the time of its construction of junction। तो मैं आपको बताऊं कि ये 3 क्वेश्चन जो दिए, पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का, दूसरा है रेक्टिफायर का और तीसरा बोला है PN जंक्शन का। तो अगर हम बात करें सीक्वेंस की तो चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं PN जंक्शन, फिर हम पढ़ते हैं PN जंक्शन के आगे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, फिर पढ़ते हैं उसका यूज़ जो होता है रेक्टिफायर। तो हम भी ऐसे ही करें, हम भी सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं, हम भी शुरू से पढ़ते हैं कि क्या होता है, चैप्टर क्या होता है। तो क्वेश्चंस का ऑर्डर मैं चेंज कर देता हूँ। पहले मैं कराऊंगा आपको थर्ड क्वेश्चन, फिर करेंगे फर्स्ट, फिर करेंगे सेकंड, ठीक है, ताकि एक बेस से स्टार्ट करें। तो बेसिक से स्टार्ट करके हम इसको कंप्लीट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखो आप, व्हाट आर पीएन जंक्शन, एक्सप्लेन द एक्शन दैट टेक्स प्लेस। मतलब पीएन जंक्शन को आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन से पहले मैं आपको बता दूँ, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें इम्प्योरिटी ऐड करके, इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करके हम इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं ताकि हमारे और अच्छे से काम आ सकें। तो अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो बनता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो हमने प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करके 2 टाइप के सेमीकंडक्टर बना लिए। एक था पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक था एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसकी बेसिक थ्योरी आपने पढ़ी है। पी टाइप मतलब हो गया पॉजिटिव, इसमें होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और एन टाइप मतलब हो गया नेगेटिव, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब पी टाइप एन टाइप दोनों हमारे पास हैं अगर, तो पी टाइप एन टाइप अगर दोनों आपके पास हैं सेमीकंडक्टर्स, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों को कॉम्बिनेशन बना देंगे दोनों का। एक तरफ रख देंगे पी टाइप, एक तरफ रख देंगे एन टाइप, ठीक है। तो ये जो पीएन जंक्शन, अब पीएन जंक्शन फॉर्म करने के लिए पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बहुत क्लोज कांटेक्ट में रखा जाता है। अब क्लोज कांटेक्ट में रखने के लिए आप क्या करोगे, ये पूरा का पूरा आप क्या करोगे, सिलिकॉन ले लोगे। सपोज ये पूरा का पूरा मैंने ले लिया सिलिकॉन, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। आधे पार्ट में मैंने भर दिया ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, आधे पार्ट में भर दूंगा पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है एल्यूमिनियम और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी भर दी मैंने फॉस्फोरस। तो एल्यूमिनियम भरते ही ये हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, और फॉस्फोरस भरते ही ये हो गया आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर। इस तरह से आप पीएन जंक्शन फॉर्म करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पीएन जंक्शन फॉर्म करने का मेथड बताया। एक प्योर सेमीकंडक्टर का पूरा एक पीस ले लो, उसके आधे पार्ट में ट्राइवेलेंट और आधे पार्ट में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके आप पी और एन जंक्शन बना सकते हो। फिर उसको क्लोज कॉन्टेक्ट में रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक ही पीस का पार्ट है, एक ही पीस के 2 पार्ट है। तो एक ही पीस है तो कॉम्बिनेशन या इनका जो कॉन्टेक्ट है वो क्लोज पहले से ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम पीएन जंक्शन फॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट देखो, अब
अब आप ध्यान से सुनना आगे। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स। पी टाइप पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स। एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। अब पी टाइप मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, तो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे होल्स, ये आपको पता है। अब जैसे पी एन जंक्शन फॉर्म करेंगे, यहाँ पर एन साइड में जंक्शन के पास एन साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे इसी, और यहाँ पे बहुत सारे होल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल्स, होल मतलब होता है एम्प्टी स्पेस क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन, या फिर आप कह सकते हो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर होल है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर होल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, होल में जम कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जितने जंक्शन के आसपास एन साइड के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स में डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं और इसको डिफ्यूजन प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होल्स में डिफ्यूज हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स होल्स में डिफ्यूज होंगे तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन्स होल्स का डिफ्यूजन होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, अब पी साइड आ जाएंगे। जंक्शन ये था पी एन जंक्शन, पी साइड आ गए इलेक्ट्रॉन्स जम करके, और यहाँ से चले गए इलेक्ट्रॉन्स, एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो बन जाएगा पॉजिटिव आयन। ध्यान से सुनना बच्चों, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन, और जो भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो बन जाएगा नेगेटिव आयन। तो ये नेगेटिव आयन हो गया, ठीक है। तो पी एन जंक्शन फॉर्म होते ही इलेक्ट्रॉन होल्स में डिफ्यूजन के बाद आयंस का बनना, और आयंस के बनने के बाद आप देखोगे जंक्शन पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो कलेक्शन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन लेयर। तो ये है डिप्लेशन लेयर आपकी, ये जो लेयर बनेगी जहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन होल नहीं होता है, ठीक है। नियर द जंक्शन अ प्लेस वेयर no charge carriers, or we can say where no electrons and holes are available is called depletion layer। तो डिप्लेशन लेयर बन गई, ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर बनने के बाद अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये है नेगेटिव, ये माइनस है और ये प्लस है। ये नेगेटिव है तो उसमें मैं नेगेटिव मान लूँ, बैटरी का नेगेटिव, और ये प्लस है तो ये प्लस मान लेता हूँ, ये बैटरी का पॉजिटिव, जस्ट लाइक बैटरी, ठीक है। ऐसे इमेजिन कर रहे हैं माइनस प्लस, जैसे बैटरी में होता है वैसे यहाँ पे माइनस प्लस है, राइट। अब माइनस प्लस है यहाँ पर, तो जंक्शन पर क्या होता है, जंक्शन पर जैसे माइनस प्लस आएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस तरफ से। जंक्शन पर माइनस प्लस आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, देखो इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इसको लिख सकते हैं ई बी, ठीक है। अब ये जो ई बी आएगा, मैंने बी यहाँ पे लिखा है बैरियर, बी मतलब होता है बैरियर, इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और पोटेंशियल जो होगा वो बैरियर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो जो बैरियर इसको क्यों बोलते हैं, आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से, तो ये होल्स पर जंक्शन पर ना आने का या जंक्शन से दूर हटने के लिए फोर्स लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल्स पर जंक्शन से अवे मोशन के लिए फोर्स लगाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स पर भी अवे फ्रॉम द जंक्शन के लिए फोर्स लगाते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर इनिशियली तो इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन हुआ था, मगर अब इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन रुक गया है क्योंकि ये बैरियर यहाँ पर डेवलप हो गया, ठीक है। फिर आप देखोगे जब बैरियर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर अपोजिट उस डायरेक्शन फोर्स लगाती है, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर राइट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन पर राइट डायरेक्शन फोर्स लगेगा, और होल्स पर लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये भी तो होल है, इस पर लेफ्ट साइड में लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पर ड्रिफ्ट होना शुरू होते हैं टूवर्ड जंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन होल को ड्रिफ्ट किया जाता है, तो इन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन या करंट फ्लो होगा इसको ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ये क्या किए जा रहे हैं, ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट होते हैं। तो माइनॉरिटी कैरियर्स जो करंट बनाती हैं उसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, मेजॉरिटी कैरियर्स जो करंट बनाते हैं उसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। ये आपकी जंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट बात थी कि पीएन जंक्शन क्या होता है, जंक्शन पर क्या होता है, जंक्शन फॉर्म होती क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप याद रखें, जंक्शन फॉर्म होगा, जंक्शन फॉर्म होती है डिफ्यूजन, किसका डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन होल का, ठीक है। तो डिफ्यूजन होगा, इलेक्ट्रॉन होल से मिलने लगेगा, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा, डिफ्यूजन कह सकते हैं। तो पीएन जंक्शन, देन डिफ्यूजन,
देन आयन, देन बैरियर के बाद देन बैरियर का काम होता है अवे, मेजॉरिटी कैरियर चार्ज को दूर ले जाना, देन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को पास लेके आना, जो बनाते हैं ड्रिफ्ट करंट। ये 6 स्टेप में आपको 5 स्टेप में ध्यान रखना है प्रोसेस। पीएन जंक्शन पहला स्टेप, दूसरा स्टेप इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन, तीसरा स्टेप पॉजिटिव नेगेटिव आयंस डिप्लेशन लेयर, फोर्थ स्टेप पोटेंशियल बैरियर या इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर, फिफ्थ स्टेप अवे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर अवे मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, एंड सिक्स्थ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर मूव टूवर्ड्स जंक्शन। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन को आपको लिखना है, ये पीएन जंक्शन होता है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, वाटर पीएन जंक्शन एक्सप्लेन द एक्शन दैट टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ जंक्शन, ये हमने बता दिया। ऑन गिविंग अ फॉरवर्ड बायस टू दिस जंक्शन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन लेयर, ये हम आगे बात करते हैं फॉरवर्ड बायस के लिए। फिलहाल इसके लिए जो थ्योरी है वो थोड़ी सी हम पढ़ लें। थ्योरी क्या होती है, देखो इसके लिए जो थ्योरी आएगी वाटर पीएन जंक्शन, जो उसके लिए थ्योरी थी सबसे पहले वो देख लो हम। सबसे पहले ये जो डायग्राम मैंने बनाया, गिवन डायग्राम शोज अ पीएन जंक्शन इमीडिएटली आफ्टर इट इज फॉर्म्ड। पी रीजन हैज मोबाइल मेजॉरिटी होल्स, पी रीजन में होल्स होते हैं, एंड इमोबाइल नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, इम्प्योरिटी आयंस। पी टाइप में आपने देखा क्या होते हैं, होल्स, और आयन बनेंगे तो नेगेटिव आयन। एन रीजन हैज मोबाइल मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड इमोबाइल जो मूव नहीं करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इम्प्योरिटी आयंस, जो आयंस होते हैं, ये पीएन जंक्शन पे होता है। ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस डिफ्यूजन ऑफ होल्स स्टार्ट्स फ्रॉम पी टू एन साइड एंड डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम एन टू पी साइड। तो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन जिसको मैंने बोला, डिफ्यूजन इसको बोला, तो इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल से कॉम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हो और इसको डिफ्यूजन भी कह सकते हो। ठीक है, होल्स डिफ्यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन होकर दोनों गायब हो रहे हैं। Then due to this a layer of only positive ions in n side and negative ions in p side started to form which generate an electric field n to p side। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में आप लिख सकते हो EB, इलेक्ट्रिक फील्ड के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, EB, जो आपने देखा EB की डायरेक्शन n to p साइड है। ठीक है, तो ये है जंक्शन का एक पार्ट। आगे देखो नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा लास्ट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड n to p साइड विच अपोज डिफ्यूजन प्रोसेस। अब वो टेक अवे, जो अवे ले जाने का प्रोसेस था वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था। सो अपोज डिफ्यूजन प्रोसेस, ड्यूरिंग डिफ्यूजन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज, ड्यू टू दिस डिफ्यूजन इट्स ग्रेजुअली डिक्रीजेज। स्टार्टिंग में डिफ्यूजन होता है, मगर जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का एक्यूमुलेशन होगा, डिप्लेशन लेयर बनेगी, एक डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस धीरे धीरे कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन होल दूर हो जाते हैं। ठीक है, द लेयर ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर कॉल्ड डिप्लेशन लेयर एज शोन इन डायग्राम। मैंने आपको बताया था द लेयर जो जंक्शन पे क्या बनेगी, लेयर बनेगी इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का। ठीक है, विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स नहीं हैं उसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। ठीक है, तो लेयर जो बनती है पीएन जंक्शन में, ये एक बॉर्डर की तरह होती है जहाँ पे कोई भी सोल्जर नहीं मिलता है। बॉर्डर कैसे बनता है, एक बाउंड्री एक कंट्री की वजह से, एक बाउंड्री दूसरी कंट्री की तरफ से, दोनों बाउंड्रीज के बीच का जो पार्ट होता है उसको बॉर्डर बोलते हैं। तो बॉर्डर पे कोई भी सोल्जर नहीं होता है। वैसे डिप्लेशन लेयर में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता, ना इलेक्ट्रॉन ना होल। ठीक है, तो ये डिप्लेशन लेयर जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस तो हैं बट चार्ज कैरियर नहीं है। देन ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था एंड इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड, ये बात कर रहे हैं मेजॉरिटी के बाद हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटी की। इलेक्ट्रॉन पी साइड में तो होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स। मूव्स टू एन साइड एंड होल ऑफ एन साइड जब मूव्स टू पी साइड, द मोशन ऑफ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। बताया था मैंने आपको, ड्रिफ्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट का मोशन होता है तो उनको पुश किया जाता है, ड्रिफ्ट किया जाता है, इसलिए इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। दस अ ड्रिफ्ट करंट फ्लोज, अब यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा विच इज अपोजिट टू इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो ये था पीएन जंक्शन के लिए प्रोसेस, पीएन जंक्शन के लिए बात कर रहे थे हम। ठीक, अब देखो आप इसके बाद डायग्राम बताऊं मैं आपको, ये डायग्राम था राइट, ये पीएन जंक्शन था। इंपॉर्टेंट प्रोसेस मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा।
ध्यान रखें, ये जो 6 स्टेप्स हैं आप इनको ध्यान रखना है, बस 6 स्टेप 1 बाय 1, फिर आप उसको एक्सप्लेन अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में पी एन जंक्शन फॉर्म होगा, ठीक है, पी एन जंक्शन, पी और एन का कॉम्बिनेशन हमने किया, तो पी एन जंक्शन फॉर्म करती क्या होगा, सेकेंड स्टेप डिफ्यूज़न, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, देखो पहला पी एन जंक्शन मतलब पी टाइप और एन टाइप का क्लोज कॉन्टेक्ट, मैं लिख सकते हैं यहाँ पे पी टाइप, एक हो गया पी और एक हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या कर दिया, क्लोजली कॉन्टेक्ट कर दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपको पता है जैसे क्लोज कॉन्टेक्ट करोगे क्या स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा, डिफ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगा, डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न किसका होता है, होल्स का भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है, होल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का पी साइड में, होल्स का एन साइड में, हो गया डिफ्यूज़न। देन थर्ड, डिफ्यूज़न के बाद थर्ड आप ध्यान रखोगे डिप्लेशन लेयर, लेयर मतलब जो बॉर्डर बनता है बीच में जहाँ कोई चार्ज कैरियर नहीं है, डिप्लेशन लेयर, ये थर्ड स्टेप है इसकी, ठीक है। देन फोर्थ स्टेप में आप देखोगे डिप्लेशन लेयर बन गई, तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में आपको पता है डिप्लेशन लेयर बनती क्या बनेगा, ईबी, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, ईबी, ये फोर्थ स्टेप है, ठीक है। 4 स्टेप हो गई। फिफ्थ स्टेप में बताओ क्या होगा, बैरियर बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स अवे होंगे, अवे जंक्शन, अवे फ्रॉम जंक्शन मतलब मेजॉरिटी जो होगी वो जंक्शन से दूर हटेगी, अवे फ्रॉम जंक्शन क्या होगा, अवे किसको लेंगे, इलेक्ट्रो मेजॉरिटी कैरियर्स को अवे ले जाएंगे जंक्शन से। और सिक्स्थ स्टेप जो आपको याद रखनी है वो है ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट कौन करेगा वो आपको समझ में आ गया होगा, ड्रिफ्ट करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को उधर ले जाएगा, होल को इधर लाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्लोज कॉन्टैक्ट, दूसरा डिफ्यूजन, तीसरी डिप्लेशन लेयर का बनना, चौथा बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना। बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वर्किंग क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स को दूर ले जाना और माइनॉरिटी कैरियर्स को पास लेके आना, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ये 6 स्टेप में प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगा, राइट। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट पूछा उन्होंने, गिविंग अ फॉरवर्ड बायस टू दिस जंक्शन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द डिप्लेशन लेयर। फॉरवर्ड बायस टू दिस जंक्शन, ठीक है। अब ये जो जंक्शन है आपका मतलब पीएन जंक्शन है, इसको अगर फॉरवर्ड बायस करेंगे तो आप बताओ बेटा, फॉरवर्ड बायस अगर करेंगे, फॉरवर्ड बायस क्या होता है आपको पता है, पी टाइप को हम जोड़ेंगे पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव से हाई पोटेंशियल से, और एन टाइप को जोड़ेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा, ये नेगेटिव एंड हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव एंड होगा तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स, और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बताओ ये होल्स जो होंगे इस पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो बैटरी के पॉजिटिव से रिपेल होंगे तो ये कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स जंक्शन, ठीक है। तो आपके जो डिप्लेशन लेयर का जो बैरियर फील्ड था वो ईबी ऐसा था, और ये जो बैटरी आपने लगाई है और इसका जो एक्सटर्नल फील्ड होगा, बैटरी वी है और इसका जो फील्ड होगा एक्सटर्नल, वो आपका इस तरह से लगेगा, एक्सटर्नल फील्ड आएगा ई जो बैटरी से लगता है, ठीक है। बैटरी का जो एक्सटर्नल फील्ड होगा ई, वो ई इस तरह से आएगा। तो आप दिख रहा है ई आपका ईबी के अपोजिट है, बैरियर के अपोजिट है, और बैरियर किसने बनाया था, डिप्लेशन लेयर ने। तो ये जो ई होगा ये बैरियर का अपोज करेगा, बैरियर के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिप्लेशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज हो जाती है। ऑन गिविंग फॉरवर्ड बायस टू दिस जंक्शन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन डिप्लेशन लेयर। हम यहाँ पे इफेक्ट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, डिप्लेशन लेयर विल डिक्रीजेस, ठीक है। ये इफेक्ट है, ये आपको लिखना है इसमें। और अगर ये रिवर्स बायस होता तो रिवर्स बायस में बोलते हैं हम डिप्लेशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज होती है, यहाँ पे बोलेंगे थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, ठीक है। ये इसका इफेक्ट आएगा। तो आपसे बोला है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द डिप्लेशन लेयर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, ये इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये पीएन जंक्शन और ये उसका
वर्किंग, और मैंने आपको बताया फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होता है। क्यों होता है आपको रीज़न पता लग गया, क्योंकि बाहर का जो बैटरी है, बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजेस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो बैरियर फील्ड डिक्रीजेज एंड डिप्लेशन लेयर थिकनेस ऑल्सो डिक्रीजेज। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड बाय मेकिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ ऑब्टेन कर्व। अब हम बात करें अगर पीएन जंक्शन की, तो पीएन जंक्शन के अक्रॉस बैटरी लगाने को प्रोसेस को हम बोलते हैं बायसिंग। पीएन जंक्शन के अक्रॉस बैटरी लगाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायसिंग। तो हम क्या करेंगे? बायसिंग करेंगे। अब बायसिंग करने का मतलब इसके अक्रॉस बैटरी लगाना, और बायसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स। पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट करोगे तो फॉरवर्ड, और उल्टा कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स। चलो दोनों हम देखते हैं। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस की हमें क्या बनानी है? हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाना है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाना है, तो देखो अब तो पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए आप देखो इस तरह से बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के होते क्या हैं डायोड के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी है, फाइल में भी नोट किया होगा आपने। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब डायोड के अंदर अगर हम डायोड पर हम वोल्टेज लगाएं, क्योंकि फॉरवर्ड और बायस रिवर्स बायस लगाओगे उसका मतलब अक्रॉस बैटरी लगाओगे, बैटरी लगाओगे मतलब वोल्टेज लगाओगे, वोल्टेज लगाओगे तो उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। ठीक है, समझ में आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में करना क्या है कि जब हमें करंट की स्टडी करनी है तो हम करंट की स्टडी ग्राफ के साथ करेंगे। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन फ्लोइंग करंट इन डायोड एंड अप्लाइड वोल्टेज। वोल्टेज लगा रहे हैं उसको देखोगे और उसमें फ्लो होने वाले करंट को नोट करोगे। इन दोनों के बीच में जो हम डायग्राम बनाएंगे उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इन दोनों के बीच में जो स्टडी करेंगे हम उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डायोड लेंगे। तो डायोड के लिए आप देखो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायस के लिए। फॉरवर्ड बायस्ड फर्स्ट लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट आएगा हम फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड के लिए बात करें तो डायोड आप लोगे, ये डायोड हो गया। ठीक है, डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज लगा रहे हैं उसके लिए ये वोल्ट मीटर हो गया। डायग्राम साथ साथ देखें, ध्यान से बनाना भी है। डायग्राम कैसे बन रहा है ध्यान से देखें तो आपको डायग्राम याद भी होगा। ये डायोड हो गया, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। ठीक है, फिर आप यहाँ लगाएं एमीटर, जो लगेगा मिली एमीटर, फॉरवर्ड में लगता है मिली एमीटर। ठीक है, तो मिली एमीटर लगा दिया हमने। अब यहाँ पर इसके बाद डायोड के अक्रॉस बैटरी लगानी है। तो बैटरी आपको पता है फॉरवर्ड है तो पॉजिटिव लगेगी, पॉजिटिव ये पी है ना, तो पॉजिटिव, और ये पी साइड होती है, ये एन साइड होती है, और ये यहाँ से कनेक्ट कर दिया। बैटरी के ऊपर ही आप एरो लगा दोगे, मतलब यहाँ पर अप्लाइड पोटेंशियल वेरी करेगा। वेरिएबल पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है। पोटेंशियल कैसा है? वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिली एमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। अब ये करंट मेजर करेगा, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट मेजर करेगा कौन? एमीटर, और अप्लाइड वोल्टेज मेजर करेगा वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये है फॉरवर्ड बायस के लिए। अब देखो इन फॉरवर्ड बायस व्हेन वोल्टेज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 वोल्ट इन स्टेप्स, corresponding value of current is measured. The curve comes as OB of figure. ये कर्व इसमें दिया हुआ है। फॉरवर्ड का मैं बनाता हूँ, देखो यहाँ पर फॉरवर्ड के लिए ये है फॉरवर्ड के लिए कर्व, ऐसे O से स्टार्ट होता है B तक जाता है। ठीक है, बीच में एक पॉइंट लेंगे हम A, और मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखो फिर पढ़ते हैं इसको। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है फॉरवर्ड का। ठीक है, तो इन फॉरवर्ड बायस व्हेन वोल्टेज इंक्रीज फ्रॉम 0 वोल्ट इन स्टेप्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ करंट इज मेजर्ड। तो करंट मेजर कर दिया, यहाँ पे रखेंगे करंट I, और यहाँ पे रखा है वोल्टेज। वोल्टेज को रखेंगे हम x एक्सिस पर, करंट को रखेंगे हम y एक्सिस पर।
ठीक है। और यहाँ पर ये करंट रखा है वाई एक्सिस पर, ये मिली एम्पियर में मेजर होगा, राइट। अब देखो, तो ये नोट किया, वी मे नोट द करंट इंक्रीजेज वेरी शार्पली आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज नी वोल्टेज। ये करंट शुरू में इंक्रीज नहीं होता है, बाद में करंट इंक्रीज होता है। ये जो ए पॉइंट पे जो वोल्टेज है ना, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। इसको लिख सकते हो वी के कहलाएगा नी वोल्टेज। तो ओनली नी वोल्टेज भी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, तो भी ध्यान रखें। करंट इंक्रीजेज वेरी शार्पली आफ्टर अ सर्टेन अप्लाइड वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस इज कॉल्ड नी वोल्टेज, ठीक है। एट दिस वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड एंड डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। बैरियर पोटेंशियल बैरियर करता है, रोकता है, उस नी वोल्टेज तक तो बैरियर एक्ट करता है, इसलिए करंट कम फ्लो हो रहा है। नी वोल्टेज तक आपका जंक्शन का बैरियर हम अपोज करने के लिए कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, फाइट कर रहा है। तो फाइट कब तक करेगा? जब तक नी वोल्टेज तक आप अप्लाई करते हो। जैसे नी वोल्टेज क्रॉस करेंगे हम, बैटरी का वोल्टेज नी वोल्टेज क्रॉस करेगा, बैरियर कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा और करंट शार्पली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका कैरेक्टर्स कर्व किसका? फॉरवर्ड का। अब देखो आगे, फॉरवर्ड के बाद हम बात करेंगे किसमें? रिवर्स के लिए, ठीक। तो रिवर्स के लिए हम बात करें, देखो रिवर्स के लिए भी आपको वही सेम डायग्राम बनाना है ना। रिवर्स के लिए तो डायोड लिया हमने, तो डायग्राम आपको देखना है, ध्यान से देखो। डायोड लिया, सबसे पहले आप डायोड लोगे, इस तरह से डायोड लिया। डायोड के अक्रॉस हमें क्या लगाना है? वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर लगा दिया, देखो। फिर करंट मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एमीटर। तो एमीटर कौन सा लेंगे? इसमें ध्यान देना, इसमें एमीटर लेते हैं माइक्रो एमीटर, क्योंकि रिवर्स में करंट बहुत कम फ्लो होता है, ठीक है। और बैटरी का ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे हमने प्लस लगाया था, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? माइनस लगाओगे, इस तरह से, ठीक है। और बैटरी आपकी वेरिएबल है, अप्लाइड वोल्टेज वैरी करेगा। तो ये माइनस, ये प्लस, ये P है, ये N है। ये रिवर्स बायस है, देखो P को हम माइनस से कनेक्ट करते हैं, ठीक। अब इसमें अगर रिवर्स का ग्राफ अगर बनाते हो, तो ये डायग्राम तो किसका है? रिवर्स का। तो रिवर्स का जो ग्राफ बनाते हैं हम, ये ग्राफ साथ साथ ही बना सकते हैं, फॉरवर्ड का और रिवर्स का एक साथ। तो रिवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, देखो। सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया। देन रिवर्स का ग्राफ देखो, ये फॉरवर्ड का ग्राफ बनाया आपने, अब मैं बना रहा हूँ रिवर्स का ग्राफ। तो रिवर्स का ग्राफ इस तरह से आएगा, देखो। रिवर्स में शुरू में करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होता है, करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगा। फिर शुरू में करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे करंट फ्लो होता है और सडनली करंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो रिवर्स के लिए आएगा ओ से लेकर सी तक देखोगे कोई करंट नहीं है, और सी से डी अचानक करंट बढ़ जाता है, सी से डी के बीच में अचानक करंट बढ़ जाता है। अब इसको बोलते हैं रिवर्स बायस का रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब इसमें ऐसा क्यों होता है? देखो, रिवर्स बायस में क्या होता है, आपको पता है, रिवर्स लगा दिया तो इनिशियली क्या होगा? जंक्शन का जो वोल्टेज है, जंक्शन का जो वोल्टेज होता है या जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसको सपोर्ट करता है। इसमें तो क्या होता है, फॉरवर्ड में एक्सटर्नल ऐसे आएगा E और बैरियर ऐसे होता है, तो ये दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो बैरियर ख़त्म होते हैं, ख़त्म करने के बाद करंट सडन बढ़ जाता है। मगर रिवर्स में क्या होता है? देखो, रिवर्स में आपका बैरियर इस तरह से था EB, तो आपने जो बैटरी लगाई है ये भी इसी तरह से लगा दी E। अब कहाँ अपोज तो कर नहीं रहा, ख़त्म तो करेगा नहीं बैरियर को, तो क्या होता है? करंट इसमें फ्लो नहीं होता है इनिशियली, और थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाती है, मेजॉरिटी कैरियर्स जंक्शन से दूर हटते जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे, राइट, फिर रिवर्स करंट क्या होगा? बहुत कम फ्लो होता है, O से लेकर C तक बिल्कुल करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक वोल्टेज आएगा VB, इसको बोलते हैं VB को ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज पे डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन होता है, और रिवर्स ब्रेकडाउन हो गया इसका मतलब जंक्शन के आसपास बहुत सारे बॉन्ड्स टूटते हैं, बहुत सारे चार्ज कैरियर्स डेवलप हो जाते हैं, और करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है रिवर्स बायस में, ठीक है। तो पढ़े इस थ्योरी को, देखो ध्यान से, इसमें भी ग्राफ दे रखा है। इन रिवर्स बायस अ माइक्रो एमीटर हैज बीन यूज्ड, करंट इज वेरी स्मॉल, when reverse current is increased from 0 and corresponding values of current measured, the plot comes as OCD. ये रहा OCD,
we may note that reverse current is almost constant, hence reverse saturation current. It implies that diode resistance is very high. As reverse voltage reaches value VB called breakdown, current increases very sharply. तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व में आपको इतना लिखना है इसमें। इनिशियली करंट बहुत कम फ्लो होगा, जिसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये जो करंट बताया जा रहा है यहाँ पर, ये जो करंट है यहाँ पर, ये जो करंट फ्लो हो रहा है इनिशियली, ये करंट बहुत कम फ्लो होता है। ये वाला जो करंट शुरू में देखा आपने, ये करंट बहुत कम फ्लो होता है। ये बहुत कम करंट है। इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसको I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली जो करंट फ्लो होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है, बट थोड़ी देर बाद आप देखोगे एज रिवर्स वोल्टेज रीचेस मैक्सिमम वैल्यू वीबी हो गया एक सर्टेन वोल्टेज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, करंट इंक्रीजेज वेरी शार्पली और रैपिडली। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको बनाने हैं, इस तरह से आपको बनाने पड़ेंगे, राइट। कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको बनाने हैं तो इस तरह से बनाओगे। इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, साइज इसकी रिड्यूस कर देता हूँ। चलो ये दे देते इसको, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गए फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जंक्शन डायोड के। नाउ नेक्स्ट देखो, अब डायोड की आगे बात करें तो अगला जो डायोड का केस आता है वो है डिस्क्राइब वर्किंग बाय ड्राइंग अ सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, मेक वेव फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोटेंशियल। अब रेक्टिफायर क्या होता है? डायोड का यूज़ करते हैं एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मतलब ऐसा डिवाइस जो ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट कर देगा? डायरेक्ट करंट में। तो AC टू DC कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। तो डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी है, शॉर्ट क्वेश्चन में पहले पूछी थी, डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC इंटू DC कॉल्ड रेक्टिफायर। अब यहाँ पे आपसे बोला है फुल वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करूँ। फुल वेव, हाफ वेव, दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। ठीक है, फुल वेव भी दो तरह के होते हैं, सेंटर टैप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है। फर्स्ट हो गया सेंटर टैप और सेकंड होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर के टाइप्स दो होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टैप रेक्टिफायर। हम यहाँ पे सेंटर टैप रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करेंगे। तो वही डायग्राम सबसे पहले आप देखें, सारे डायग्राम में आपको आपके सामने डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनता है, क्या सोच के बनता है, ताकि आप उस डायग्राम को याद कर सकें। ठीक है, तो डायग्राम याद करने के लिए देखो आप क्या, ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर किसको कन्वर्ट करेगा? AC को DC में। तो ये आपका AC आ गया इनपुट, जिसको आपको कन्वर्ट करना है DC में। इसमें एक ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में तो लगा देंगे हम इनपुट, और इसका एक आउटपुट कॉइल भी होती है जिसमें हम लगाएंगे, आउटपुट कॉइल होती है, इसी में हम आउटपुट ऑब्टेन करेंगे। तो इनपुट तो ये हो गया Vin, जो कैसा है? AC है। ठीक है, अब ये रेक्टिफायर हो गया। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो डायोड यूज़ होते हैं। फर्स्ट डायोड D1, सेकेंड डायोड होगा D2। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक सिंगल डायोड यूज़ होता है। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज़ होते हैं, D1 एंड D2। दो डायोड यूज़ होंगे, D1 एंड D2, राइट। उसके बाद D1 D2 से दोनों अगर जब करंट पास करेंगे तो करंट पास होकर इधर आएगा। अब आप देखो आउटपुट कहाँ लेंगे हम? आउटपुट के लिए ध्यान देना, इसका नाम सेंटर टैप क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी कॉइल को सेंटर से टैप किया गया है, और यहाँ पर हम रखेंगे लोड रेजिस्टेंस। जब भी लोड का नाम आता है, आपको पता है लोड रेजिस्टेंस RL आएगा, RL। जब भी लोड रेजिस्टेंस आएगा, आपको पता है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही हम आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पर आउटपुट। तो ये हो गया A, ये हो गया B पॉइंट। ये S1 है, ये S2 है। ठीक है,
ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ से लेना है हमें आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये है फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। दोनों कॉइल्स हैं ट्रांसफार्मर की, तो दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन को ये दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आप शो कर सकते हो। सो इनपुट एसी वोल्टेज, ट्रांसफार्मर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, इसको लिख लेते हैं। भी डायग्राम बनाया तो आपने लेवल डायग्राम बनाना है। सेंटर टैप्ड, या टैप भी लिख दो, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ठीक है। फिर ये हो गया दो डायोड, D1 D2 क्या है, डायोड्स हैं, और RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। RL इज लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। VO, V इन, और ये VO क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलता है लोड रेजिस्टेंस के एंड्स के अक्रॉस, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया सेंटर टैप। अब देखो, फिगर शोज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ यूजिंग डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। व्हेन द अल्टरनेटिंग सिग्नल इज फेड टू द ट्रांसफार्मर, द आउटपुट सिग्नल अपीयर्स अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है। अब हम बात करें, बोला डिस्क्राइब वर्किंग, ये तो मैंने डायग्राम बना दिया, और इसकी वर्किंग हमें समझनी है, ठीक है। तो वर्किंग समझने के लिए आप ध्यान से देखें, मैं एक बार डायग्राम आपको समझा दूं। वर्किंग में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये प्लस है माइनस है, ठीक है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन आगे और डिटेल में आगे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि एसी है तो एसी के क्या होंगी, दो साइकिल चलती हैं, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। तो पहले ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। ये S1, ये P1 P2 भी ले लेते हैं, P1 P2, तो P1 प्लस होगा, P2 माइनस होगा, S1 भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, S2 माइनस का हो जाएगा। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, ये डायोड रिवर्स बायस है। तो कौन सा डायोड वर्क करेगा, D1। तो D1 वर्क करता है तो हम लिख सकते हैं D1 कंडक्ट्स, ठीक है। तो D1 अगर कंडक्ट करेगा तो करंट फ्लो होगा S1 से इधर, S1 से आगे चलेगा करंट, और S1 से आगे हमें पता लगेगा S1 के आगे जाएगा तो A पर जाएगा करंट, राइट। D1 हो गया, D1 करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो होगा S1 से, D1 से होता हुआ कहाँ जाएगा, S1 से A to B, S1 से A चला जाएगा, A to B चला जाएगा, और B to वापस S1 आ जाएगा। ये सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट पास हुआ है, ठीक है। ये कब होता है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसे करंट पास होगा। अब हाफ साइकिल, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, दूसरी साइकिल में भी इसको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेक्स्ट हाफ की बात करें, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ तो ले लिया, आप तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ देखें। नेगेटिव हाफ में क्या होगा, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा तो D1 कंडक्ट करेगा नहीं, मगर ये प्लस होगा तो D2 कंडक्ट करेगा। ड्यूरिंग नेगेटिव कौन कंडक्ट करेगा, D2। नाउ D2 कंडक्ट्स, तो अगर D2 कंडक्ट करेगा तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा S2 से, D2 से होता हुआ कहाँ जाएगा A से होता हुआ B से वापस S2 आ गया। इस तरह से मान सकते हैं सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो करंट लिखेंगे हम S2 से A to B और अगेन S2। एक लूप कंप्लीट होना चाहिए, सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, लूप कंप्लीट होना चाहिए करंट के लिए। तो अगर ये करंट पास करेगा तो भी करंट ऐसे आएगा, ये पास करेगा तो भी करंट ऐसे आएगा, मगर आउटपुट आपका इस तरफ है। चाहे करंट यहाँ से आए तो भी यूँ जाएगा, यहाँ से आएगा तो भी यूँ जाएगा। तो आउटपुट करंट आपको एक डायरेक्शन मिलता है, इसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल करंट, और यही डीसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब देखो आप वर्किंग इसकी शॉर्ट में मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट थोड़ा सा आप डिटेल लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट सिग्नल S1 पॉजिटिव S2 नेगेटिव, इन दिस केस डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड डायोड D2 इज रिवर्स बायस, सो ओनली D1 कंडक्ट्स। मैंने लिखा था D1 कंडक्ट्स, सो ओनली D1 कंडक्ट्स, hence the flow of current in load resistance RL from A to B। जो मैंने आपको समझाया पूरा डिटेल लिखा हुआ है, देखो। फिर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल द इनपुट सिग्नल S1 नेगेटिव होगा, S2 पॉजिटिव होगा, सो D1 रिवर्स है, D2 फॉरवर्ड होगा, D2 कंडक्ट करेगा, तो करंट फ्लो होगा थ्रू द लोड रेजिस्टेंस अगेन A to B, ठीक है। इट इज क्लियर दैट वेदर द इनपुट एक सिग्नल इज पॉजिटिव और नेगेटिव, द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम थ्रू लोड रेजिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन। दिस आउटपुट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफाइड, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट है।
अब इसका हमें डायग्राम भी बनाना है, मतलब वेव फॉर्म बनाना है, वेव डायग्राम। जैसे हमने बोला है मेक वेव फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोटेंशियल, तो इनपुट और आउटपुट पोटेंशियल का वेव फॉर्म बनाना है। तो हम उसको कैसे बनाएंगे, देखो वेव फॉर्म बनाना है इनपुट और आउटपुट पोटेंशियल का, तो इस तरह से आएगा। देखो ग्राफ बनाना है, देखो इस तरह से आएगा। तो ये हम बात कर रहे हैं इनपुट की, तो इनपुट आपका AC है, इस तरह से ये इनपुट वेव बनाया हमने, ये इनपुट है। तो इनपुट तो आपको पता है AC होता है, तो ये वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज, ग्राफ बना रहे हैं टाइम के साथ, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज ये रहा। अब आउटपुट कैसा मिलेगा वो देखना, वेव के कॉरस्पॉन्डिंग एक जो है प्रोजेक्शन ले लें हम, ताकि हमें आउटपुट इसी प्रोजेक्शन में इसी बाउंड्री बनाना है। अब जो आउटपुट मिलेगा आपको वो इस तरह से मिलेगा, ठीक है। शुरू में D1 कंडक्ट करेगा, तब फिर ये D2 कंडक्ट करेगा, तब फिर ये वापस D1 कंडक्ट करेगा, तब फिर ये D2 कंडक्ट करेगा, तब इस तरह से D1 और D2 दोनों मिलकर रेक्टिफिकेशन फुल कर लेते हैं। प्लस माइनस, ये AC था, ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो ये भी आपको बोला है, तो इसका भी आपका 1 मार्क है इसका, ठीक। तो ये हुआ आपका हुआ रेक्टिफिकेशन। ये कैरेक्टर्स हमने पहले पढ़ लिए थे डायोड के लिए। नेक्स्ट आ जाए अपन अब अगला। अब 3 क्वेश्चन तो डायोड के थे, डायोड के 3 क्वेश्चंस के बाद अब आ जाते हैं आगे, ड्रॉ द सर्किट टू ऑब्टेन द कैरेक्टर्स कर्व ऑफ द ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, राइट प्रोसीजर टू ऑब्टेन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें प्रोसीजर भी लिखना है, भाई होता क्या है वो तो बताना ही है, ड्रॉ भी करना है और कैसे ऑब्टेन करते हैं वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स को लेकर ट्रांजिस्टर के भी हैं और डायोड की भी हैं, दोनों में से एक आ सकते हैं। तो डायोड कैसे हमने पढ़े थे वैसे अब ट्रांजिस्टर के पढ़ते हैं, और ये बोला है कॉमन बेस के लिए, और केवल आपको इसमें क्या करना है, ड्रॉ द सर्किट टू ऑब्टेन कैरेक्टर, ठीक है, सर्किट डायग्राम बनाना है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको इनपुट नहीं लेना है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाना है केवल, ठीक है। वैसे ट्रांजिस्टर में दोनों होते हैं, इनपुट भी होते हैं आउटपुट भी होते हैं, मगर इसमें आपको आउटपुट बोला है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा कैरेक्टर्स बोले हैं इसमें। 4th में बोला है बेस कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, आउटपुट के लिए बोला है ग्राफ भी बनाओ, उनको एक्सप्लेन भी करो और इसका डायग्राम भी बनाओ कि जब कैरेक्टर्स कर्व बनाते हैं तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखो आप, ट्रांजिस्टर के लिए हम सबसे पहले डायग्राम बनाएं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाओगे आप, कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाने के लिए जैसा हमने डायोड के लिए डायग्राम बनाया था अभी, वैसा ही डायग्राम इसके लिए भी आएगा। डायोड के लिए बनाया था, अब बनाएंगे डायग्राम हम ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है। तो कौन सा ट्रांजिस्टर आप लोगे सबसे पहले वो देखो, इसमें दिया हुआ नहीं कौन सा ट्रांजिस्टर लेना है, बट आप ट्रांजिस्टर लोगे। हाउ टू ऑब्टेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द ट्रांजिस्टर, हम लेते हैं ट्रांजिस्टर NPN, आप PNP भी ले सकते हो, NPN भी ले सकते हो, ठीक है। हम ले लेते हैं NPN। अब ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा भी अगर नहीं पढ़ा हो, थोड़ा भी डाउट हो तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि कैसे ट्रांजिस्टर ड्रॉ होता है, क्या उसका एरो होते हैं, क्या डायरेक्शन होते हैं। सबसे बच्चों को टिपिकल लगता है कि ट्रांजिस्टर का डायग्राम जो इतना टिपिकल डायग्राम है कैसे बनाते हैं सर, वो देखो। तो हमने यहाँ पे ले लिया ट्रांजिस्टर, हम कौन सा लेते हैं, हम ले लेते हैं कॉमन बेस, दिया हुआ नहीं तो हम कॉमन बेस लेंगे। तो बेस कॉमन है तो ये बेस होता है, ये वाला एमीटर होता है और ये कलेक्टर होता है, ठीक है। कॉमन बेस ही बोला है इसमें, तो हाँ कॉमन बेस ही है, तो कॉमन बेस ले लिया। बेस कॉमन है मतलब ये इनपुट साइड भी जाएगा आउटपुट साइड, इसलिए इसको कॉमन कहते हैं। बेस कॉमन क्यों कहते हैं, क्योंकि बेस वाला जो टर्मिनल है, बेस वाला जो लाइन है, बेस वाला जो कनेक्शन है वो इनपुट साइड भी जाएगा आउटपुट साइड भी जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा ये साइड कौन सी है इनपुट और ये साइड कौन सी है आउटपुट, ठीक है। अब आप देखो ट्रांजिस्टर कौन सा लें, जनरली हम ट्रांजिस्टर लेंगे NPN, और करंट हमेशा फ्लो होता है P2N। ये बहुत एरो इंपॉर्टेंट होता है, ये एरो अगर इधर जा रहा है, ये एरो हमेशा P2N फ्लो होता है, P2N। तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर हो गया आपका NPN, N यहाँ बेस P और ये N, ठीक है। तो NPN कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का डायग्राम ऐसे बनेगा,
राइट। अब आपको बनाने हैं कैरेक्टर्स कर्व, तो हमें पता है कैरेक्टर्स बनाने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाने के लिए हमें करंट भी चाहिए, वोल्टेज भी चाहिए, मतलब करंट और वोल्ट मीटर दोनों मीटर लगाने पड़ेंगे हमें यहाँ पर। तो करंट मेजर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लगा दिया मिली एमीटर, ये मिली एमीटर लगा दिया, ठीक है। और आप देखोगे ध्यान से तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज चेंज करने के लिए, वोल्टेज चेंज करने के लिए रियोस्टेट लगाया जाता है। तो उसके लिए पहले बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। देखो ये एन है ना, तो एन को नेगेटिव से जोड़ेंगे, ठीक है। और ये बैटरी होगी, इसको मैंने एरो लगा दिया, इसका मतलब ये वेरिएबल बैटरी है, राइट। और ये यहाँ से कनेक्शन कर दिया। अब वोल्ट मीटर जो लगाया जाता है वो जंक्शन पे लगाया जाता है। ये वाला पार्ट आपको पता है एमीटर है, ये जो करंट आ रहा है ये एमीटर करंट है IE, और ये वाला पार्ट आपको पता है बेस है, ठीक है। तो ये जो करंट आएगा ये आएगा बेस करंट IB। तो एमीटर और बेस हो गया, इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाना होता है, ये वोल्ट मीटर लगा दिया मैंने, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, जो इनपुट वोल्टेज को मेज़र करेगा। इसको हम लिख सकते हैं VEB, राइट। सिमिलर अब देखो कलेक्टर करंट चाहिए, आउटपुट करंट होता है कलेक्टर करंट, इसके लिए भी क्या चाहिए, एमीटर चाहिए, मिली एमीटर चाहिए मेज़र करने के लिए, और इसके लिए भी क्या चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए। तो वोल्ट मीटर लगा दिया, इसको लिखूंगा मैं VCB, ये आउटपुट वोल्टेज है। और यहाँ पर भी बैटरी लगी होती है, तो बैटरी कौन सी लगाओगे, N है ना। ये वाला N तो जोड़ा माइनस से, मगर ये वाला N जोड़ना है आपको पॉजिटिव से। क्यों पता है क्या आपको ऐसा, ये वाला जंक्शन रखना होता है फॉरवर्ड बायस में, और ये वाला जंक्शन रखना होता है रिवर्स बायस में। इसी को ट्रांजिस्टर का एक्टिव मोड कहते हैं, एक्टिव मोड जिसमें ट्रांजिस्टर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सर्किट डायग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट होता है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम तो बना दिया, राइट। अब इसमें देखोगे आप आउटपुट कैरेक्टर्स हमें ड्रॉ करने हैं, तो इनपुट का तो पूछा ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, इनपुट का हम नहीं करेंगे, आउटपुट के लिए ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो आउटपुट के लिए द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और इनपुट कैरेक्टर्स किसके बीच में बनाए जाते हैं, पहले मैं बताता हूं। देखो इनपुट साइड कौन सी है, ये वाली, ये इनपुट। आउटपुट साइड कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है। इनपुट कैरेक्टर्स बनाने हैं अगर, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। तो जब हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने हैं तो ग्राफ किस में फ्लो होगा, इनपुट साइड का करंट कौन सा है I, इनपुट साइड का वोल्टेज कौन सा है VEB। इनपुट यही तो है, ये तो करंट हो गया और ये वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो इनपुट का मतलब ग्राफ किस में ड्रॉ करना है, IE वर्सेस VEB, IE वर्सेस VEB, ठीक है। इस इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर दो, इसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। बट जब इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे VCB रिमेन्स कांस्टेंट, VCB क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ बेस करंट IB विद बेस कॉमन एमीटर, आगे क्या, अच्छा कॉमन एमीटर वाला है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन बेस के हैं, तो इसको तो हटा देते हैं, कोई यूज़ नहीं है इसका। तो ये कॉमन एमीटर लिखा हुआ ना यहाँ पर, हमें किसका पूछा है, कॉमन बेस का। तो इस क्वेश्चन का तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको नोट नहीं करेंगे। हमें पता होना चाहिए बस कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसके अंदर IE वर्सेस VEB, IE इनपुट करंट, VEB इनपुट वोल्टेज, एंड आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। उसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाते हैं आउटपुट पर। इसमें आउटपुट के लिए पूछा है आपसे, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ बना लेते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में होगा, ये होता है आउटपुट करंट। आउटपुट करंट कौन सा है बताओ, आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज। बताइए कौन सा आउटपुट करंट है इसमें,
आउटपुट करंट कौन सा है आई सी वर्सेस आउटपुट वोल्टेज कौन सा है वी सी बी वाइल, अब बताओ किसको कांस्टेंट रखोगे, वाइल इनपुट करंट, वाइल इनपुट करंट कौन सा है, वाइल इनपुट करंट होगा आई ई रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये बच्चे कहेंगे ये क्या गड़बड़ है, जब इनपुट कर्व बनाया था, इनपुट ग्राफ बनाया तो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा था, जब आउटपुट ग्राफ बनाएंगे तो इनपुट वोल्टेज नहीं इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं। ये बेटा कांस्टेंट रखा जाता है जिसका इफेक्ट आता है, ऐसा नहीं कि वहाँ वेरिएशन कर दिया। क्यों किया वेरिएशन, पीछे लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम आउटपुट ग्राफ बना रहे होंगे तो जब आउटपुट करंट का ग्राफ बना रहे हो तो आउटपुट करंट इनपुट करंट से सप्लाई होता है, तो हम आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं, और इनपुट करंट जो हमें आगे से मिल रहा है, इनपुट करंट से ही आउटपुट करंट फॉर्म होता है, तो उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो अपना इफेक्ट इनके रिलेशन के ऊपर आ जाए, ठीक है, इसलिए इनपुट वोल्टेज को रखोगे कांस्टेंट। अब इनपुट करंट अपने कांस्टेंट रख दिया, अब आउटपुट करंट जितना भी है वो इस वोल्टेज के साथ बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे देखें आउटपुट करंट वोल्टेज तो बढ़ा है नहीं, इनपुट करंट पीछे से इनपुट करंट को बढ़ा दिया, पता लगा आउटपुट करंट अपने आप बढ़ गया, वोल्टेज तो बढ़ाया नहीं, तो ये स्टडी क्या होगी, फेल हो जाएगी यहाँ पर। तो हमने उसी चीज़ को कांस्टेंट रखना होता है जिसका इफेक्ट हमें पड़ता है, ठीक है। जब हम पढ़ रहे होते हैं दो क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन, तो इसके साथ स्टडी करना है, इस करंट का इसका इफेक्ट वोल्टेज के साथ निकालना है। हो सकता है इस वोल्टेज का इफेक्ट ना आ जाए, उस वोल्टेज का आ जाए, तो इसलिए उसको रख दिया कांस्टेंट हमें उसी को रखा है जिसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज आपने बनाया, ठीक है। इनपुट कैरेक्टर्स जब आपने बनाए थे यहाँ पर, तो इनपुट के लिए जो हमारे पास आया वो था आई ई, मतलब इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, वाइल आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखते हैं। जब आउटपुट कैरेक्टर्स बनाओगे तो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज में, वाइल इनपुट करंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये था सर्किट डायग्राम। अब राइट टू प्रोसीजर टू ऑब्टेन कैरेक्टर्स कर्व, ऑब्टेन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, तो हम वो बना लेते हैं। देखो, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे और आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट पेज पे हम बनाते हैं ऐसा ग्राफ। नेक्स्ट पे देखो आप ग्राफ बनाते हैं एक, इसका नेक्स्ट पेज पे हमें कौन सा ग्राफ बनाना है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे बेस वो मतलब जो इनपुट करंट है उसको कांस्टेंट रखना है, और इनपुट करंट कौन सा था, आई ई को कांस्टेंट रखकर वेरीज वीसीबी, वेरी आउटपुट वोल्टेज होता है वीसीबी एंड मेजर्स आउटपुट करंट कौन सा है, आई सी, ठीक है। कर्व बनाने के लिए इनपुट करंट कांस्टेंट वीसीबी, वेरी वीसीबी एंड मेजर्स आई सी, मतलब आउटपुट करंट जो कलेक्टर करंट है उसको आप मेज़र करो, और किसको वेरी करते हुए, आउटपुट करंट को आउटपुट वोल्टेज को वीसी को वेरी करते हुए करंट को मेज़र करना है, ठीक है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। किस किस के बीच में, हमें ड्रॉ करना है ग्राफ आईसी और वीसीबी के बीच में, इसी को बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इसी को बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ग्राफ ड्रॉ करना है आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में, राइट। अब आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में रखना है आई, हमें रखना है कांस्टेंट। अब आई जो कांस्टेंट रखना है,
इसकी अलग अलग वैल्यू हम रख सकते हैं। देखो आई को क्या रखना है, कांस्टेंट। आई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो देख लो। पहली कांस्टेंट की वैल्यू आप रख लो 10 मिली एम्पियर। फिर आप रख लो दूसरी कांस्टेंट की वैल्यू रख लो आप 20 मिली एम्पियर, ऐसे अलग अलग। फिर तीसरी कांस्टेंट की वैल्यू रहेगा कांस्टेंट, चाहे किसी भी वैल्यू पे आप फिक्स करो। एक बार वैल्यू फिक्स करने के बाद करंट चेंज नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब बच्चे बोले कांस्टेंट बोलकर बदल क्यों रहे हो, मतलब इनपुट करंट को एक वैल्यू पर फिक्स करना होता है। एक वैल्यू पर फिक्स करके अब आप आईसी और वीसीबी के बीच में ग्राफ बनाओ, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जो आती है ना, मैक्सिमम वैल्यू वो होती है आईसी की वैल्यू है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, आईई जो होगा ये 10 मिली एम्पियर पे आपने ड्रॉ किया है। ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है 10 मिली एम्पियर पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो 10 मिली एम्पियर पे ग्राफ ड्रॉ किया आपने, तो 10 मिली एम्पियर ये वाली वैल्यू होती है। देखो ये 10 मिली एम्पियर है। 10 मिली एम्पियर कौन सा करंट है, आई। इनपुट करंट कितना है, 10 मिली एम्पियर है, ठीक है। और ये जो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं कौन सा, आउटपुट कैरेक्टर्स कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ग्राफ ड्रॉ होगा और ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आईसी की वैल्यू 10 मिली एम्पियर को टच करती है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आईसी की वैल्यू हमेशा आईई से कम होती है। हमने आई कितना फिक्स किया, 10, तो आईसी की वैल्यू इंक्रीज ज़रूर हुई बट 10 तक नहीं पहुंचती है। फिर नेक्स्ट आपने पुट कर दिया इसको 20, तो 20 पे ग्राफ ड्रॉ करें तो 20 पे भी ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये हो गया आई 20। जब आई 20 मिली एम्पियर रखोगे तो ये ग्राफ ऐसे आएगा बट 20 टच नहीं करेगा, ठीक है। फिर आपने 10 रख दिया, आई 10 रख दिया, 20 रख दिया, तो कुछ इस तरह से भी अपन थोड़ा चेंज कर लेते हैं डेटा। हम स्केल थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, ग्राफ बड़ा हो गया। एक ग्राफ में ये बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रख लेते हैं 10, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30, ठीक है। ये 30, ये 20 मिली एम्पियर और ये 10 मिली एम्पियर। इस तरह से ग्राफ आता है, ठीक है। इस तरह से आउटपुट कैरेक्टर्स कर्व बनते हैं। तो हमें क्या रखना है, आई कांस्टेंट रखकर पुट आई इनपुट करंट कांस्टेंट, वेरी और चेंजेस वीसीबी आउटपुट वोल्टेज एंड मेजर्स आईसी, देन प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वीसीबी एंड आईसी। इस तरह से आउटपुट कैरेक्टर्स कर्व ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, तो ये था ट्रांजिस्टर का कर्व। ट्रांजिस्टर का कर्व ये था। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफिकेशन एंड एम्पलीफायर। अब डायोड तो यूज होता है एज रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर यूज होता है एज एन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या होता है, सबसे पहले देखो एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है, मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है। कोई भी सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है, सिग्नल का जो अमाउंट है, अगर वो कम है तो एम्पलीफायर उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सो व्हाट इज एम्पलीफायर, देखो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्टिंग इट्स वेव शेप। उसका शेप बिना चेंज किए उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है, विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। ना तो उसका शेप चेंज करता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, बस उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है, इज नॉन एज एम्पलीफिकेशन। एंड द डिवाइस विच इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है, ये डेफिनेशन तो आपको मिल गई। नाउ एक्सप्लेन द एम्पलीफिकेशन फंक्शन बाय ड्राइंग ए लेबल डायग्राम है, बाय ड्राइंग लेबल्ड डायग्राम। ये क्या है, डायग्राम है, ठीक है। सो लेबल डायग्राम ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखना बच्चों, हमें जो एम्पलीफायर बनाना है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, कॉमन एमिटर में। अगर कॉमन बेस पूछा तो कॉमन बेस, अभी भी मिस्टेक हो गई थी, कर्व पूछा था कॉमन बेस का, हमने लिखा हुआ था इसमें पहले से जो लिखा हुआ था वो कॉमन एमिटर का लिखा हुआ था, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ट्रांजिस्टर है, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए पूछा जाता है। सो फिर पूछा एस्टेब्लिश द फॉर्मूला ऑफ करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन। ये फॉर्मूला और आपको यहाँ पे लाना है। तो ट्रांजिस्टर कौन सा है हमारे पास, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊं। देखो ट्रांजिस्टर का डायग्राम,
डायग्राम सबसे पहले सीखेंगे, फिर पढ़ेंगे हमें बाद में क्या है ये, हमें कौन सा ट्रांजिस्टर बनाना है। हमें बनाना है, सबसे पहले तो ध्यान रखें, कॉमन एमीटर वाला। तो कॉमन एमीटर का ट्रांजिस्टर बनाना है तो सबसे पहले तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाएं, जिसमें क्या कॉमन होगा, एमीटर। तो एमीटर अगर कॉमन होगा तो वो इस तरह से बनाओगे, बेस को इस साइड ले जाएंगे, एमीटर को इस साइड ले आएंगे, और ये कलेक्टर है। ये कलेक्टर साइड हो जाती है आउटपुट। आउटपुट आपको पता है कलेक्टर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर कौन सा लेते हैं हम हमेशा, NPN। तो ये आ गया N, ये आ गया P और ये हो गया N, ठीक है। तो ये करंट आएगा IE, एरो के हिसाब से होगा ना, NPN, P to N, फिर ये आ गया N। तो करंट की डायरेक्शन होती है हमेशा P to N, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अगर करंट ऐसा होता है तो ये PNP ट्रांजिस्टर होता है। जनरली NPN ट्रांजिस्टर काम में लिया जाता है, तो ये हो गया आपका NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, मैंने फिर बताया था, एमीटर कॉमन मतलब ये इस साइड भी आ जाएगा और उस साइड भी चला जाएगा, राइट। अब आप देखो, हमें इस एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है, हमें एम्पलीफायर चाहिए। हमें एम्पलीफायर का मतलब होता है कुछ सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है। तो वो जिस एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है वो आप कहाँ पे यूज़ करोगे, वो कहाँ पे लगाओगे, वो आप देखो। सबसे पहले तो वो लगाते हैं, देखो इस साइड में, यहाँ पे एक तो बैटरी लगाओगे, P है ना, P को पॉजिटिव से, क्योंकि फॉरवर्ड बायस रखना है। फिर जिसको आपको बढ़ाना है इनपुट को, वो आपने यहाँ लगाना है, ये है Vin, ये आपने दिया इनपुट यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, राइट। और कुछ रेजिस्टेंस इस साइड का होता है, उसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, RI लिख देता हूँ, RI इनपुट रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। करंट की बात करें तो इधर करंट कौन सा होगा, ये करंट आता है बेस करंट, इधर से करंट आएगा कलेक्टर करंट, और इसमें जाएगा एमीटर करंट। आपको पता है एमीटर करंट बेस और कलेक्टर का सम होता है, बेस आएगा कलेक्टर आएगा तो एमीटर बनता है, ठीक है। यहाँ मतलब अगर एमीटर करंट रिवर्स होता, अगर एमीटर करंट ऐसे जाता तो बेस इधर निकल जाता, कलेक्टर उधर निकल जाता। बेस और कलेक्टर दोनों एमीटर करंट के ही पार्ट्स हैं, ये दोनों मिलकर ही एमीटर करंट बनाते हैं, या ये दोनों करंट एमीटर करंट दोनों को बनाता है, ठीक है। तो ये करंट आ गया IB, ये इनपुट वोल्टेज हो गया। अब आपको चाहिए आउटपुट, ये इनपुट साइड है, आपको पता है, क्लियर है। तो और ये बैटरी लगा दी है, सब ठीक है। आउटपुट कहाँ पे लेंगे वो आप देखो, आउटपुट कहाँ पे हम लेंगे, एम्पलीफायर का आउटपुट। एम्पलीफायर के आउटपुट के लिए आउटपुट सर्किट जाना पड़ेगा, और आउटपुट सर्किट अगर हम गए तो फिर ये वाला यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, लोड रेजिस्टेंस आपको पता है, और बैटरी लगाएंगे, क्योंकि ये N है ना, N को किससे जोड़ेंगे हम, अब यहाँ पर पॉजिटिव से, रिवर्स रखना होता है। अच्छा, इन बैटरीज के नाम देख लो, ये बैटरी है, इसकी बैटरी का नाम होगा VCC, क्योंकि कलेक्टर साइड लगाई है। इस बैटरी का नाम होगा VBB, बेस साइड लगाई ना, तो VBB, ठीक है, और VCC। और ये हो गया रेजिस्टेंस RL आपको पता है लोड रेजिस्टेंस होता है। आउटपुट जो आपको लेना है वो यहाँ पे लेना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ये आउटपुट आएगा Vout, ठीक है। और ये करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है IC। आपको बता दूं Vout की जो इक्वेशन होती है, Vout इक्वल्स टू होता है, जो आउटपुट वोल्टेज मिला ये मिलेगा VCC माइनस ICRL। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। VCC तो बैटरी का वोल्टेज था ही सही, ICRL कुछ वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस पे हुआ है, वो हमने माइनस कर दिया। ICRL इस वोल्टेज ड्रॉप ऑन RL, वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो कम हो जाएगा, तो VCC में से इतना वोल्टेज ड्रॉप कम कर देंगे तो उसको आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर का डायग्राम समझ में आ गया, क्लियर। मैंने कहा था डायग्राम हम बनाना सीख लेंगे, बना लेंगे डायग्राम। तो ये डायग्राम हमने बनाया, ठीक है। इसी डायग्राम में आपको आउटपुट वेव का भी आपको एक यहाँ पे ये कर देते हैं, ग्राउंडिंग की भी होती है बेस वाले की। एक आपको इसमें ये इनपुट है, आपको आउटपुट का वेव फॉर्म, मतलब डायग्राम जब बनाओ तो आउटपुट वेव का डायग्राम भी बनाना है साथ साथ। तो आउटपुट वेव का डायग्राम कैसे बनेगा वो देखो।
इसमें जो आउटपुट वेव का डायग्राम बनेगा वो इस तरह से आएगा। ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनपुट वेव का डायग्राम कैसा है? इस तरह से, ये रहा, पहले प्लस है फिर माइनस है। इनपुट में दोबारा बनाता हूँ, देखो ये इनपुट है, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये इनपुट वेव का डायग्राम है। ये वी इन है, ये इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा देखना, ये मिलेगा वी आउट। एम्पलीफायर एक तो सिग्नल को बड़ा कर देता है, ठीक है, सिग्नल तो बढ़ा देगा। ये स्मॉल सिग्नल था, अब सिग्नल बढ़ जाएगा। सिग्नल बढ़ने के साथ साथ आप एक डिफरेंस और देख रहे होंगे, वो क्या है बताओ, क्या है? ये इनपुट था, ठीक है, और ये आउटपुट है। इनपुट में पहले क्या आया? प्लस, फिर माइनस आया। इसमें आउटपुट में पहले क्या आया? माइनस, फिर प्लस आया। तो हम कहते हैं आउटपुट वोल्टेज जो होता है, आउटपुट इसका वो अपोजिट फेज में होता है। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? इन अपोजिट फेज, अपोजिट फेज में होता है। इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस बोला जाए तो पाई का या 180 का फेज डिफरेंस है, 180 का तो फेज डिफरेंस है और अपोजिट फेज है, ठीक है। इस तरह समझ में आया? तो ये ट्रांजिस्टर का हमने बनाया डायग्राम, ट्रांजिस्टर का डायग्राम बनाया, राइट, सॉरी एम्पलीफायर का डायग्राम बनाया। एम्पलीफायर कौन सा था? आपने पढ़ा था एम्पलीफायर। एम्पलीफायर कौन सा है? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का एम्पलीफायर बनाना था, डायग्राम बना दिया। अब क्या क्या पूछा देखो, वापस से पढ़े इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफिकेशन एंड एम्पलीफायर, लिख दिया। Explain the amplification function by drawing label diagram of transistor amplifier in the common emitter configuration. Establish the formula of current gain, voltage gain, power gain. अब इसके बाद हमें तीनों गेन्स का फॉर्मूला और बनाना है, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले तो हमने बना दिया। अब देखो, ट्रांजिस्टर का डायग्राम हमने बनाया, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें इसको। अब देखो, ट्रांजिस्टर का जो डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना है टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इट इज नेसेसरी टू फिक्स इट्स ऑपरेटिंग पॉइंट समवेयर इन द मिडिल ऑफ इट्स एक्टिव रीजन। इस ऑपरेटिंग फिक्स जो होते हैं, मतलब हमने जो बैटरी लगाई है, बैटरी हमने रखा पहला वाला जंक्शन फॉरवर्ड और पीछे नेक्स्ट वाला जंक्शन रिवर्स। इसको बोलते हैं कौन से रीजन में? एक्टिव रीजन में होता है, ठीक है। If we fix the value VBB corresponding to the point in the middle of linear part of the transfer curve, then the DC base current IB would be constant and corresponding collector current IC will also be constant. The DC voltage VC जो मैंने लिखा था आउटपुट वोल्टेज, देखो आउटपुट वोल्टेज VC VCC minus IC RC would also remains constant. The operating value of VC and IB determine the operating points of the amplifier, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको दी हुई जो मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने पढ़ लिया था। आउटपुट वोल्टेज है, ये वाली वैल्यू है, आउटपुट वोल्टेज लिखा था हमने, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर हम करें, एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। वो देखो आप क्या करें, एक्सप्लेन इसको। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लें अगर, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, आपने देखा ट्रांजिस्टर जो था, एम्पलीफायर जो था, डायग्राम हमने बना दिया। ये डायग्राम है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज आपका लिख दिया कि आउटपुट वोल्टेज इस तरह से रहेगा। ये आउटपुट का हमने बना दिया वेव फॉर्म, ठीक है। अब थोड़ी सी वर्किंग की अगर हम बात करें तो वर्किंग जो हमें लिखना होता है इसमें, वो देखो आप वर्किंग में, आप देखो क्या होगा, वर्किंग समझें इसकी। ये प्लस है, माइनस है, तो ये AC है। AC में क्या होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल।
अब ये जो इनपुट वोल्टेज है बैटरी को सपोर्ट करेगा, प्लस प्लस देखो, ये प्लस है सपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे बेस करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेस करंट इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा, और कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ अगर तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि आउटपुट वोल्टेज जो है इसका वो अपोजिट फेज में क्यों मिलता है, माइनस क्यों मिलता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं लिख देता हूँ और इसके गेन्स भी मैं लिख देता हूँ। देखो वर्किंग में आप देखो क्या लिखोगे, वर्किंग में वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर, वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर में लिखोगे इनपुट जो आपने एसी वोल्टेज लगाया है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज, तो आपका इनपुट एसी वोल्टेज है आपने लगाया जो इनपुट एसी वोल्टेज, उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जो बेस है आपका इस साइड वो है VBE, ठीक है। तो इनपुट एसी वोल्टेज हम बोलते हैं बेस एमीटर जंक्शन, जो आपका इस साइड जो जंक्शन है, कौन सा जंक्शन देख लो एक बार, ये जो जंक्शन होता है ये वाला, ये कौन सा जंक्शन होगा, इधर बेस है इधर आपका एमीटर है, तो ये जो जंक्शन होगा ये बेस एमीटर जंक्शन होगा। और इधर जो आउटपुट साइड देखोगे तो उधर ऊपर कलेक्टर है नीचे एमीटर है, तो ये C और ये सी जंक्शन होगा, ठीक है, और ये VB जंक्शन होगा, राइट। सो इसके अक्रॉस अगर हम देखें ना, यहाँ पर जो वोल्टेज अगर बोला जाए इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज होता है VBE, और यहाँ पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है इसको बोलते हैं VCE, ये तो है आउटपुट वोल्टेज आपका VCE, ठीक है, लिख सकते हैं। तो आप देखो इधर ये प्लस है ये प्लस है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये प्लस होगा। मैं जो लिख रहा हूँ इनपुट का एसी का ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल तो प्लस प्लस सपोर्ट करेगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ये माइनस हो जाएगा और ये नीचे प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। तो पहले तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव को सपोर्ट करेगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल माइनस हो जाएगा तो ये अपोज करेगा। इस तरह से हमें इसकी वर्किंग समझनी है, और ये आपके आउटपुट की इक्वेशन है, इसको भी यूज़ करते हैं देखो आगे। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज अक्रॉस बी जंक्शन, वोल्टेज अक्रॉस बी जंक्शन क्या होगा, VEB इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि ऊपर बैटरी का भी पॉजिटिव है और इनपुट का एसी का भी पॉजिटिव आएगा, तो VEB इंक्रीजेस, सो IB इंक्रीजेस, IB एंड IC इंक्रीजेस, ठीक है। अब इक्वेशन अगर ध्यान से देखें तो हमने पढ़ा है इक्वेशन क्या थी, V आउट जो आउटपुट वोल्टेज था, बिकॉज V आउट इक्वल्स टू होता है VCC माइनस ICRL, ये था ना। तो आपने कहा कि IC क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो IC अगर इंक्रीज होगा, ये पार्ट अगर इंक्रीज होगा तो आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलेगा आपको, ये पार्ट अगर इंक्रीज हुआ तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ गई ना, तो आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलेगा, नेगेटिव। सो आउटपुट वोल्टेज V आउट बिकम लेस नेगेटिव, ये कॉमन एमीटर NPN एम्पलीफायर की वर्किंग में आपको लिखना है। और मैं आपको बता दूं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, कॉमन एमीटर जो NPN एम्पलीफायर अपने आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेजर का, मतलब पूरे चैप्टर में से देखा जाए अगर सेमीकंडक्टर में, तो रेक्टिफायर और एम्पलीफायर ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बाकी चीज़ नहीं पूछते हैं। मोस्टली जो पूछा जाता है एम्पलीफायर और रेक्टिफायर पूछा जाता है, इसलिए वर्किंग में आपको लिखा रहा हूँ। देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, VEB इंक्रीज होगा, IB IC इंक्रीज होगा, तो V आउट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो V आउट बिकम्स लेस नेगेटिव। तो लेस नेगेटिव आया इसलिए आप देख रहे हो ना आउटपुट वोल्टेज कैसा है आपका, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगले पार्ट में, नेक्स्ट हाफ में देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ हो गया, अब क्या लिखोगे, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल अगर देखें, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, सेम है ना, ऑफ इनपुट AC वोल्टेज, ऑफ इनपुट AC वोल्टेज, VEB क्या होगा, आप बताओ VEB क्या होगा,
जो EB जंक्शन पे जो वोल्टेज होगा वो घट जाएगा, क्योंकि बैटरी का तो प्लस है, दिख रहा है आपको, बैटरी का तो प्लस है, मगर ये यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा ना, प्लस है और ये माइनस आ गया नेगेटिव हाफ साइकिल में। पॉजिटिव हाफ साइकिल में प्लस था तो प्लस प्लस सपोर्ट करता है, मगर नेगेटिव हाफ साइकिल में माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये माइनस इसको अपोज करेगा, अपोज करेगा तो जंक्शन पर वोल्टेज कम हो जाएगा। अब जंक्शन पे वोल्टेज कम हो जाएगा तो VEB क्या होगा, डिक्रीज होगा, VEB डिक्रीजेस। अब VEB अगर डिक्रीज होगा तो फिर IB एंड IC ये भी क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, IB एंड IC ऑल्सो डिक्रीजेस, राइट। तो IB IC ऑल्सो डिक्रीजेस, तो फिर V आउट क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज V आउट जो होता है VCC माइनस ICRL, अगर IC कम होगा तो V आउट क्या होगा, V आउट बिकम पॉजिटिव, V आउट क्या होगा, बिकम पॉजिटिव, V आउट इंक्रीजेज लिख सकते हैं, V आउट इंक्रीजेज और बिकम पॉजिटिव, V आउट इंक्रीजेज और बिकम पॉजिटिव, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव हो जाता है। देख रहे हो आप, इनपुट का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो ये लेस नेगेटिव होगा, जब इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल था तो ये V आउट पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए अपोजिट फेज या फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये वर्किंग ऑफ NPN कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसमें बोला है कि व्हाट इज करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, ये भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें करंट गेन। तो करंट गेन किस में, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का करंट गेन होता है बीटा, बीटा लिखते हैं। और गेन कोई भी निकालना हो आपको, ये निकाला जाता है आउटपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट से। ध्यान रखें, कोई भी गेन अगर निकालना हो तो आउटपुट अपॉन इनपुट से निकालेंगे। अब यहाँ पे किसका गेन निकाल रहे हैं, करंट गेन। तो करंट गेन में आउटपुट करंट आएगा और इनपुट करंट आएगा, आउटपुट करंट और इनपुट करंट, ठीक है। तो बीटा इक्वल्स टू आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट कितना है, IC, इनपुट करंट कितना है, IE, ध्यान रखें, सॉरी I कॉमन एमीटर हो गया ना, तो एमीटर तो काम का नहीं, IB आएगा। या फिर इसको लिख सकते हो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। इट इज कॉल्ड करंट गेन इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो बीटा इज ग्रेटर देन 1 आता है। नेक्स्ट गेन आपसे जो पूछा है, इसमें पूछा है वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन, तो गेन तो वही है, तो वोल्टेज गेन को लिखोगे AV से। तो वोल्टेज गेन, गेन मैंने कहा ना, गेन क्या आता है, आउटपुट वोल्टेज। तो मैं सीधा लिख देता हूँ V आउट, आउटपुट वोल्टेज अपॉन V इन, इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज में हम लिखेंगे आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस RL। इनपुट में लिखेंगे हम इनपुट करंट IE एंड इनपुट रेजिस्टेंस सॉरी IB एंड इनपुट रेजिस्टेंस RI। तो IC अपॉन IB तो क्या हो जाएगा, बीटा, भी करंट गेन तो बीटा आ जाएगा। RL अपॉन RI को लिख सकते हैं हम, RL अपॉन RI को लिखते हैं AV इक्वल्स टू आ गया। तो IC अपॉन IB को लिख देंगे बीटा और RL अपॉन RI को लिखते हैं रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस गेन, ये रहता है बीटा, बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन, ठीक है। फिर थर्ड आप निकालोगे तो इसमें आएगा पावर गेन। तीनों गेन होते हैं, करंट, वोल्टेज एंड पावर। पावर गेन को लिख देंगे हम AP। अब वही गेन अगर आपको चाहिए तो क्या आएगा, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। अब P का फॉर्मूला आपको पता है, P क्या होता है, P का फॉर्मूला होता है V आउट, P इक्वल्स टू होता है VI। तो V आउट इंटू IC, V इन इंटू IB, ठीक है। तो पावर गेन के लिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो पावर गेन है AP, IC अपॉन IB के लिए लिख दिया मैंने बीटा और V आउट अपॉन V इन की जगह लिख दिया मैंने AV। तो पावर गेन इक्वल्स टू होता है करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन, लिख सकते हैं करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन। और अगर AV की वैल्यू ये वाली हम यहाँ पुट कर दें तो पावर गेन का फॉर्मूला हो जाएगा
बीटा स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, बीटा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। पावर गेन निकालने के दो फॉर्मूले हो गए। अगर आपको करंट गेन और वोल्टेज गेन गिवन है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, और अगर करंट गेन गिवन है और रेजिस्टेंस गेन गिवन है तो भी इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, मगर करंट गेन का स्क्वायर करके इंटू रेजिस्टेंस गेन करना है। ठीक है, तो ये था कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, जो मेरी तरफ से मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तीनों तरह के गेन लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन है। सेक्शन डी है, बड़े क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, कम क्वेश्चन कर पाते हैं, फिर भी हम इसको धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप जब तक आप तैयार करते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।